भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। नमस्कार, मैं मुस्कान आप सभी का रचयिता के चतुर्थ सत्र में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारे आज का सत्र नारी शक्ति को समर्पित है और मैं आज के हमारे नारी शक्ति को मंच पर आमंत्रित करूंगी और आप सभी से अनुरोध करूंगी कि हमारे अतिथियों का करताल ध्वनि के साथ, तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। नहीं, सम्मान अतिथियों का परिचय मैं आपको देना चाहूंगी। हमारी पहली अतिथि है प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी का। दूसरी अतिथि है डॉक्टर नीरजा माधव। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। प्रोफेसर वंदना झा। आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, अभिनंदन कीजिए, वंदन कीजिए। और हमारी अगली अतिथि हैं प्रिंसिपल पूनम सिंह, डॉक्टर पूनम सिंह। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कहते हैं यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का वास होता है वहां देवताओं का वास होता है। यह सत्र स्त्री शक्ति को समर्पित है और सभा में उपस्थित स्त्रियों के लिए, हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में नारी सशक्तिकरण की मिसाल वो स्त्रियां विराजमान हैं जिन्होंने विश्व के, न सिर्फ देश भर में बल्कि विश्व के मानस पटल पर परचम लहराया है। हालांकि ये स्त्रियां किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, फिर भी एक औपचारिकता के रूप में मैं आपके समक्ष एक एक करके क्रमानुसार परिचय प्रस्तुत करना चाहूंगी। सर्वप्रथम हमारे बीच विराजमान है प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी। प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित लेखिका, कवित्री और शिक्षाविद हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में हिंदी विभाग की प्रोफेसर है। चंद्रकला त्रिपाठी जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गहन शोध और लेखन किया है। आपकी रचनाएं आधुनिक समकालीन हिंदी और लोक साहित्य पर केंद्रित हैं। आपकी कहानियां, कविताएं और समीक्षाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर भी प्रसारित है। अब मैं चंद्रकला त्रिपाठी मैम के सम्मान के लिए आंचल त्रिपाठी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और मैम का सम्मान करें। आप सभी से अनुरोध है, तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं होनी चाहिए। सम्मान की इसी कड़ी में अब मैं हमारी एक और अतिथि का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। डॉक्टर नीरजा माधव जी हैं। डॉक्टर नीरजा माधव हिंदी साहित्य की एक प्रतिष्ठित लेखिका, उपन्यासकार, निबंधकार, अनुवादक और कवित्री हैं। इसके साथ साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है।
नीरजा माधव जी का साहित्य समाज के उपेक्षित और संवेदनशील वर्गों की आवाज बनकर उभरा है। इनके प्रमुख उपन्यासों में शामिल है यमदीप, जिसका प्रकाशन 2002 में हुआ। यह उपन्यास तीसरे लिंग यानी ट्रांसजेंडर समुदाय के संघर्षों पर आधारित है और इस विषय पर सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में सहायक रहा है। दूसरा गेशे जंपा, जिसका प्रकाशन 2006 में हुआ। तिब्बती शरणार्थियों के जीवन पर आधारित यह उपन्यास केंद्रीय तिब्बती उच्च अध्ययन संस्था वाराणसी के पाठ्यक्रम में शामिल है। डायरी ऑफ 5 अवर्ण फीमेल कांस्टेबल, जिसका प्रकाशन 2010 में हुआ। यह कृति समाज के हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के अनुभव को प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास जैसी कृतियों के माध्यम से साहित्य में महिलाओं के योगदान को उजागर किया है। नीरजा माधव जी को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें शामिल है नारी शक्ति पुरस्कार 2021 में देश के राष्ट्रपति द्वारा इनको यह सम्मान दिया गया है। आप सभी से अनुरोध है तालियों की करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत कीजिए। साथ ही मैं इनके सम्मान के लिए लक्ष्मी झा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और मैम को सम्मान भेंट करें। परिचय की इसी कड़ी में हमारी अतिथि हैं प्रोफेसर वंदना झा मैम। मैम का परिचय मैं देना चाहूंगी, हालांकि मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। प्रोफेसर वंदना झा मैम भारतीय भाषा केंद्र जेएनयू की अध्यक्ष रही हैं। साथ ही राजभाषा प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं। अभी तो शुरू किए हैं। हाँ जी सर। साथ ही हिंदी सलाहकार राजभाषा प्रकोष्ठ जेएनयू में भी अध्यक्ष हैं। पिछले 2 वर्षों से जेएनयू में भारतीय भाषा केंद्र के हिंदी सेंटर में अध्यापन का कार्य कर रही हैं। इसके पिछले 22 वर्षों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बसंता कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ समेत देश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में राष्ट्रपति द्वारा नामित सिलेक्शन कमेटी की मैम सदस्य रही हैं। आप सभी से अनुरोध है तालियों की करतल ध्वनि के साथ मैम का स्वागत कीजिए। इसके साथ ही मैम के सम्मान के लिए मैं तरुणेश्वर निखिल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। तरुणेश्वर निखिल जी। दीदी इधर समर्पित और प्रेरणादायक शिक्षिका हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। आप विश्वविद्यालय में न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए भी सदैव प्रयत्नशील रहती हैं। डॉक्टर पूनम जी का नेतृत्व शैली अनुशासन, करुणा और नवीनता पर आधारित है। आप विद्यार्थियों को नैतिक मूल्य, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की शिक्षा देने में विश्वास रखती हैं। आपके मार्गदर्शन में विद्यालय ने कई शैक्षणिक और सह पाठ्यक्रम क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। आप शिक्षकों के बीच भी प्रेरणा का स्रोत रही हैं और एक सहयोगी वातावरण का निर्माण करती रही हैं, जहां सभी को अपने विचार रखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता रहा है। आपका उद्देश्य शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए जीवन के लिए उपयोगी और व्यवहारिक बनाना रहा है। इसी के साथ मैं मैम के सम्मान के लिए मंच पर योगिता जी को आमंत्रित करती हूँ। योगिता जी आए और मैम को सम्मान भेंट करें। सहायक प्रोफेसर उत्तम कुमार जी को मंच सुपुर्द करती हूँ। उत्तम कुमार जी, आप मंच पर आए और संचालक की भूमिका निभाएं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को नमन करता हूँ। उन सारे पुष्पों को नमन करता हूँ जो आज यहाँ पर सभागार में उपस्थित हैं। आज
रचयिता के मन से ये जो विषय रखा गया है, बाधाओं से ब्रह्मांड तक भारतीय स्त्री की अदम्य यात्रा। तो ये एक ऐसा विषय है जो निरंतर आगे बढ़ता चलेगा। आज जो हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद भी इसमें नए उदाहरण जुड़ते चलेंगे और ये विषय नवीन बना रहेगा। तो कार्यक्रम में विलम्ब न करते हुए, कार्यक्रम शुरू में थोड़ा 1 घंटे विलम्ब से शुरू हुआ है, हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर अपने जो है प्रोफेसर से, मार्गदर्शिका लोगों से हम लोग प्राप्त करें और अपनी जिज्ञासा को और जो है पूरा करने का प्रयास करें। मैम, स्त्री विमर्श की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो एक जो परिभाषा चलती है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से चीज़ें शुरू हुई, प्रथम विश्व युद्ध के बाद से एक पश्चिम की जो अवधारणा है स्त्री विमर्श की परंपरा की, और हम भारतीय परंपरा में आते हैं तो फिर लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी वहाँ तक ले जाते हैं। तो स्त्री विमर्श की जो एक पूरी परंपरा है, तो आज इतनी यात्रा पूरी होने के बाद हिंदी में, अन्य भाषाओं में भी स्त्री विमर्शकार लिख रहे हैं, कहानी में, कविताओं में, नाटक में, हर क्षेत्र में। तो एक भारतीय तो मैं इस सभागार में उपस्थित सभी अग्रज को प्रणाम और अनुज को मैं स्नेह करती हूँ कि ये मेरी धरती है जिसने मुझे बुलाया है और मैं बहुत खुशी से, बहुत प्रसन्नता के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। यह जो सवाल आप कर रहे हैं उत्तम जी कि पश्चिम के विमर्श से भारत के चिंतन का विमर्श कैसे अलग है, तो सबसे पहले तो हमारी अपनी भारतीय अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को देखना चाहिए। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन होलिस्टिक अप्रोच नहीं हो सकता है। हम परिवार में विश्वास करते हैं, हम समाज में विश्वास करते हैं, हम सिर्फ आर्थिक आज़ादी की बातें नहीं करते हैं। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी निर्मिति, हमारी चेतना बहुत पहले से, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं सीता की धरती से हूँ, मैं मिथिला से हूँ, और मिथिला जो राजा मिथि के कारण जिस मिथिला का जन्म हुआ और उस विदेही की पुत्री वैदेही की धरती से हूँ, जहाँ पर कि प्रकृति से वह आती हैं और प्रकृति में ही अंततः मिल जाती हैं। परिवार की संरचना को ठेस नहीं पहुंचने देती हैं, वन में रहती हैं, उपवन में रहती हैं, अशोक वृक्ष, अशोक वाटिका में रहती हैं और तमाम जगह पर पुत्र को धारण करती हैं, वन प्रांतर में उनका पालन पोषण करती हैं, पति की मर्यादा भंग न हो, समाज के मानक भंग न हो और सबों का निर्वहन करते हुए वो आगे बढ़ती हैं। और जिस शहर में मैं हूँ वह अर्धनारीश्वर का शहर है और इसीलिए हमारी परिकल्पना जो है डिवाइडिंग नहीं है, हम होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलते हैं, अर्धनारीश्वर की बातों को हम मानते हैं। ठीक है कि बदलाव आए हैं, समाज बदला है, लेकिन उतना नहीं बदला है कि हम जला दो और मिटा दो और देह की बात करेंगे और तब हम देश की बात करेंगे। हमारे लिए यह धरती, इस धरती के साथ रहना, पूरे भारतीय चिंतन जो हम सीता की धरती, अनुसुईया की धरती और पंचकन्याओं की धरती से हैं, तो निश्चित रूप से जहाँ पंचकन्या को भी वरेण्य माना जाता है, पूजित किया जाता है, तो निश्चित रूप से हमें उस भारतीय कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद। चंद्रकला मैम इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रस्थान भी है इस सत्र के संवादी कार्यक्रम का। और सबसे पहले तो मैं रचयिता को बहुत साधुवाद, बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि काशी जो है वो अपने आप में आपने देख ही लिया होगा कि एक अलग तरीके का शहर है और यह एक ऐसी परंपरा है जो किसी अंतः प्रेरणा के चलते काशी आई है। और मेरा ख्याल है कि रचयिता यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट कर रही है उसको काशी की शक्ति का पता चल रहा होगा। वंदना जी ने बहुत ही सारगर्भिक रूप में एक जिसको कहते हैं उठान, किसी गीत, वो मैं उस बात को थोड़ा सा एक अलग आयाम लेकर बात करती हूँ। देखिए, भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति
भारतीय इतिहास, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इनकी रचना में एक जो बड़ी गजब बात है जो शायद अब समझी जाएगी पूरी दुनिया में। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं समझी गई, पहले भी समझी गई, लेकिन अब जो माध्यमों वाला संसार प्रकट हो रहा है हमारे सामने, तो उसको समझ में आएगा कि ये वाकई है क्या। जितने महाकाव्य हैं, जितने महाआख्यान हैं, जैसे आपने शकुंतला का नाम लिया, ये दरअसल ये बड़े दार्शनिक हैं और ये केवल न अतीत देखते हैं न वर्तमान देखते हैं, ये भविष्य देखते हैं। इसलिए इनमें आप कहेंगे कि जो क्रिटिक है, जैसे हम पश्चिम का नाम लेते हैं और हमारे दिमाग में आता है कि जो क्रिटिसिज्म है ना, उसकी बपौती पश्चिम के पास है, लेकिन उसकी इतनी अंतर्भुक्त बपौती भारतीय वांग्मय के पास है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे महाभारत में जो शकुंतला है वेदव्यास की, वो जो बोलती है उसको याद करिए। वो ये कहती है, जब उसका पुरुष जिससे गंधर्व विवाह हुआ है, उसका दुष्यंत, जब वो उसका तिरस्कार करता है, अपमानित करता है, बहुत अधिक अपमानित करता है, शाकुंतलोपाख्यान पूरा है महाभारत में, तो शकुंतला उसको दुत्कारती है, इतने साहस पूर्वक सामना करती है शकुंतला उस पुरुष का जिसने उसके चरित्र पर, उसके गर्भ पर प्रश्न चिन्ह लगाया, उसको नहीं पहचाना है। तो आप ये सोचिए कि वो कहती है कि तुम्हारे बिना मैं अपने पुत्र को इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड का शासक बनाकर दिखाऊंगी, ये कहती है शकुंतला। अब आप सोचिए, महाभारत जैसी रचना है क्या कहेगा। ये वो महाभारत है जिसके इतने आयाम हैं, मतलब सदियां बीत जाएंगी, आप एक एक हिस्से को, आप कहते हैं पाठ पुनर्पाठ, जब उसमें इनबिल्ट आलोचना है, बनी हुई है और बड़ी तेजस्वी आलोचना है। अगर हमें किसी भारत पर गर्व करना है, क्योंकि प्रश्न पूछना जो होता है ना, बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी पहचान, और ये प्रश्न पूछे गए हैं महाभारत, तो भारतीयता की मिसाल और भारतीय वांग्मय की शक्ति, भारतीय स्त्री की आपने बात कही, भारतीय स्त्री वो है जो सच में सृष्टा है। सृष्टा के पास जो शक्ति होनी चाहिए वो है उसके पास। उसको पता है कि कहाँ मुझे अपने पुरुष के साथ चलना है, कहाँ उसे उंगली पकड़ के चलाना है, और कहाँ, प्रेमचंद ने वही स्त्री गबन में लिखा है, जालपा जो धिक्कारती है अपने पति को, ये वही जालपा है जो चंद्रहार के लिए, आप सोचिए कि गबन करता है उसका। तो ये प्रेमचंद को आप मार्क्सिस्ट नजरिए से आपने बड़ी व्याख्याएं की, लेकिन भारतीय स्त्री की शक्ति देखना है तो धनिया को देखिए, जालपा को देखिए। तो ये है भारतीयता। मेरे ख्याल से जितनी हमारी यहाँ पे बच्चियाँ हैं, पुरुष हैं साथी, उसको बहुत मालूम है कि उसको क्या करके दुनिया को बचाना। ये भारतीय स्त्री, ये उसको घुट्टी में मिलता है। मैम, इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए, स्त्री विमर्श में हम लोग अक्सर स्त्री मुक्ति की बात करते हैं, तो वर्तमान संदर्भ में इस मुक्ति का क्या पर्याय है? किससे मुक्ति चाहिए और क्या है बाधाएं? उत्तम, ये प्रश्न हमारी नई पीढ़ी के भीतर भी है, हमारी अपनी समकालीन पीढ़ी के भीतर भी है, और छात्रों के भीतर, पुरुषों के भीतर तो कुछ ज़्यादा ही है कि किससे मुक्ति चाहती है स्त्री। और जब मुक्ति की बातें हम करते हैं तो उसके पहले हमको एक सरपट ही सही, हमें पीछे से लेकर आज तक एक दौड़ तो लगानी पड़ेगी कि स्त्री क्या थी पहले और
क्यों हमें मुक्ति की बातें करनी पड़ी और कब से करनी पड़ी। तो वो सरपट दौड़ थोड़ी सी लगाए हम पीछे से, क्योंकि आप दोनों लोगों ने भी बहुत रेफरेंसेस दिए अतीत के। सच्चाई यही है कि हमारा जो अतीत रहा है, स्त्रियों का अतीत रहा है, बहुत उज्जवल रहा है। जो विश्व के प्राचीनतम साहित्य हैं वेद, ऋग्वेद में कहा गया है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथा, यानी स्त्री ही सृष्टि है, सृष्टि की साधना है। वहीं पर विष्णु पुराण है, उसमें कहा गया है योषितो न अवमन्ये, स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद कहता है जिस राष्ट्र में स्त्री का अपमान होता है वह राष्ट्र पतन को प्राप्त होता है। ये सारे उदाहरण हैं हमारे यहाँ स्त्री सम्मान के। अभी महाभारत की चर्चा आप कर रही थी, रामायण की चर्चा या सीता की चर्चा वंदना ने की। हमारे ये जो दो महत्वपूर्ण स्त्री पात्र, हम स्थूल रूप में द्रौपदी को स्त्री विमर्श का कोई मानक नहीं मानते, बहुत गंभीर रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में जब जब हमारे देश में, हमारे देश की किसी स्त्री का अपमान हुआ है, तब तब कोई एक संस्कृति युद्ध में नष्ट हुई है, चाहे वह रावण की राक्षसी संस्कृति रही हो, चाहे महाभारत जैसा युद्ध रहा हो। किसी स्त्री के अपमान से ये बड़े महायुद्ध हुए और संस्कृतियां नष्ट हुई हैं। तो स्त्री के सम्मान के लिए कितना सजग रहा है हमारा प्राचीन साहित्य या प्राचीन समाज, इसका उदाहरण है हमारा वैदिक समाज, जहाँ एक तरफ वैदिक ऋषि तमाम मंत्रों का आविष्कार करते थे, साक्षात्कार करते थे। मंत्र लिखे नहीं गए हैं, मंत्रों का आविष्कार हुआ है। जैसे वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, वैसे ही उन मंत्रों का, वो मंत्र तो हैं, उपस्थित हैं, उनका आविष्कार, उनका साक्षात्कार हमारे ऋषियों ने किया। लेकिन उसी समय हमारी वैदिक जो ऋषिकाएं थी, ऋषिका शब्द थोड़ा मतलब भिन्न है, ऋषिका उपयोग में ले आया जाए स्त्रियों के लिए या नहीं, उस समय वैदिक कालीन स्त्री के लिए, लेकिन फिर भी एक स्थूल रूप में लोग ऋषिका कहते हैं, मैं भी उसका उपयोग कर रही हूँ। तो जो ऋषिकाएं थी वो भी कहीं पीछे नहीं थी। विश्ववारा जैसी ऋषिका अग्नि मंत्र का आविष्कार करती है, विश्वला युद्ध कौशल में निपुण होती है, शत्रुओं से अपनी गौवें छीन ले आती है। ब्रह्मवादिनी स्त्रियां हुआ करती थी। अब आप ये कह सकते हैं कि कुछ थोड़े से मुट्ठी भरी तो ब्रह्मवादिनी या बहुत विदुषी स्त्रियां हुई होंगी, जो सामान्य स्त्री है उसकी क्या दशा थी उस समय वैदिक में। तो ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में ही सामान्य स्त्रियों के लिए बताया गया है कि हे वधू, जब नवविवाहिता होती, हे वधू तुम अपने ससुर गृह में सास ससुर और देवरों के साथ गृह स्वामिनी की तरह से रहो। यानी वहाँ जो सामान्य स्त्री है उसका भी एक बहुत उच्च स्वरूप हमें प्राप्त होता है। स्वयंवरा होती थी, उनका अपना निर्णय होता था, तमाम बातें हम देखते हैं वैदिक पीरियड में। अब उससे थोड़ा हम आगे आते हैं, बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र में कैकेयी पर राजा दशरथ भरोसा करते हैं। अब छोटी सेना है उनके पास, फिर भी युद्ध क्षेत्र में कैकेयी जाती, उनके प्राणों की रक्षा करती है। या हम गांधारी की बात कर लें या और सब की बात करें, हम नाम नहीं गिनाएंगे। अब लोम कस्सब जातक है, लोम कस्सब जातक में एक लिखा है सूक्त कि बलम चंदो बलम सूर्यो बलम ब्राह्मण समण बलम वेला समुद्रस्य बलाति बलम इथियो। यानी सूर्य बलवान है, चंद्रमा बलवान है, ब्राह्मण और समण भी बलवान है, समुद्र की लहरें बलवान हैं, लेकिन इन सब से बलवान स्त्री है। इस तरह से न जाने स्त्री के प्रतिष्ठा में कितनी बातें हमारे सामने आती हैं। आधुनिक उसमें आ जाइए तो स्त्री नारी तुम केवल श्रद्धा हो। कोई कह सकता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो कुछ जो अति आधुनिक स्त्री विमर्शवादी स्त्रियां हैं वो कहती हैं भाई मुझे देवता मत बनाइए, देवी मत बनाइए, मुझे स्त्री रहने दीजिए, मनुष्य रहने दीजिए। शायद उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उन्हें मूर्ति बनाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक जब प्राण स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है किसी मूर्ति में, तो जो पवित्रता, जो सम्मान का भाव उस मूर्ति के बारे में होता है, वह कोमल भावना स्त्री के बारे में वर्णित की गई है। तमाम भ्रामक बातें मनुस्मृति के बारे में की जाती हैं, मैं उस पर नहीं जाती। अब
हम आ जाते हैं आधुनिक समाज में। हमारे यहाँ तो जब हम देखते हैं किसी लड़की को वेट लिफ्टिंग करने से पहले अपनी जब भुजाओं को तौलती है तो मेरा मन बहुत रोमांचित होता है। यह भी हमारी स्त्री समाज का एक दर्पण है। जब किसी एक स्त्री को मैं ठेला खींचते देखती हूँ तो भी मेरी आंखें भीगती है। ये पूरे परिवार का पालन कर रही है स्त्री श्रम करके। ऐसे ही जब अंतरिक्ष में कल्पना चावला आग का गोला बन जाती है लौटते हुए तो भी आंखें भीगती हैं, नम होती हैं। सुनीता विलियम्स आती है लौटकर किस तरह से हम उस पर भी रोमांचित होते हैं। हमारे यहाँ तो अग्निधर्मा स्त्रियां हैं, हमारे तो डीएनए में सीता है, हमारे डीएनए में याज्ञसेनी है जो अग्नि की ज्वालाओं से पैदा ही हुई है। सीता धरती की गोद से पैदा होती है और धरती को जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि पहले आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी हुई। उस आग के गोला से, धरती से सीता जन्म लेती है। अग्नि तत्व उसके भीतर है, प्रज्वलित दीप्यमान तेजोमयी। इसलिए रावण को उसके गढ़ में जाकर फटकारती है, सब सूने हरियाणे ले मोही है दुष्ट, तू मुझे अपने यहाँ सूनेपन में हर के ले आया है। यानी कोई एक अगर अबला स्त्री होती तो नहीं ये बात कर पाती। कहीं ना कहीं उसके भीतर का वह तेज बोल रहा है जो एक राक्षस को, एक बहुत बलशाली अपने अपहर्ता को वहां पर लथाड़ती है, उसके अपने ही अशोक वाटिका में। तो वो हम सीता की संतानें हैं, हमारे डीएनए में वो अग्नि तत्व है। याज्ञसेनी यज्ञ की लपटों से पैदा होती है। अब वो कहानी फिर सही वाली बात है कि हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्यों यज्ञ की लपटों से पैदा होती है। पद्मिनी मतलब ये है मर्यादा स्त्री की कि अपने को एक किसी बादशाह को उसकी कुत्सित मानसिकता को पूर्ण नहीं करती है और स्वयं अपनी कूटनीतिक चाल से उसको पराजित करते हुए अग्नि की ज्वालाओं में स्वयं को झोंक देती है। हमारे पास पूरा अग्निचक्र है स्त्रियों का, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्त्री विमर्श जो है ये हमारे लिए अभी आज की आवश्यकता है, क्योंकि बस थोड़ी सी बात और कहेंगे ताकि एक सिनेरियो जो पिक्चर है वो क्लियर हो सके। अब जब हमारा आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी स्त्रियां जेल की यातनाएं झेल रही थी, रचना कर्म कर रही थी, वीरों का कैसा हो बसंत। गांव की जो स्त्री थी वह अपने घर के पुरुषों को ललकार कर कह रही थी, शीश भले तू कटायो न पग अब पीछे हटायो। यानी अपना सिर कटा लेना तुम, लेकिन फिर से अपना पैर पीछे मत हटाना। ये ओज भर रही थी आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में। अभी हाल की बात है, 1947 से पहले एकाएक आज़ादी मिलते ही ये कौन सा छद्म षड्यंत्र हम लोगों के साथ हुआ कि स्त्री को किसी ने समझा दिया कि तुम्हारे तो सारे निर्णय पर पुरुष का अधिकार है, तुम तो शोषित हो, वंचिता हो, उपेक्षिता हो, तुम्हारा तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम मुक्त हो जाओ। हे स्त्री तुम मुक्त हो जाओ। किससे मुक्त हो जाओ? पुरुषों से, क्योंकि सारे निर्णय पर तुम्हारा अधिकार रहता है। मैं पूछती हूँ कि किस पुरुष से वह मुक्ति चाहती है स्त्री? ये बहुत अफसोसनाक है कोई स्त्री ये सोचे मैं पुरुष की तरह हो जाऊं। स्त्री को अपने अधिकारों के लिए सजग होना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनेक चीजें हैं, लेकिन उसे यह नहीं कहना है कि मुझे पुरुष की तरह बन जाना है। अगर पुरुष की तरह होना होता तो आज 2-3 स्त्रियां जेल में हैं। किसी ने अपने पति को ड्रम में भर दिया था, किसी ने नाक से ढसवा दिया था, और सारे लड़के अब थोड़ा चौंकने लगे हैं विवाह के नाम पर। अब तो मीम भी बनने लगा है ना कि वो ड्रम ले आके और फिर वो आदमी है जाके FIR करा रहा है। तो इस तरह की चीजें, तो अगर मुक्ति और पुरुष की तरह हो जाना ही होता तो स्त्री तो बहुत सारी मुक्त हो गई हैं। इस तरह की स्त्रियां, क्या हमें इस तरह की स्त्री बनना है? नहीं। हमें मुक्ति किस पुरुष से चाहिए? पिता से नहीं, वो हमें अपने गोद में लेकर पालन पोषण हमारा करता है, हमें अपने भोंडी आवाज में ही सही लोरियां सुना के बचपन में हमको बड़ा किया है। क्या भाई से, जो कहीं हम बाहर जाते हैं और कोई दूसरे घर का लड़का हमें कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वो मरने मारने पर आमादा हो जाता है, हम उस भाई से मुक्त होना चाहते हैं? नहीं। अपने पुत्र से नहीं, अपने पति से, मतलब सारे पतियों की बात मैं नहीं करती जो राउंडी टाइप के हैं, लेकिन जो पति जिनका साथ बहुत अच्छा होता है और बड़ा लंबा होता है,
क्या हम उस पति से कि हम बाहर से जो भी आज सशक्तिकरण के नाम पर हम नौकरी करने लगे, ये सबसे बड़ी बात आई, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुए, लेकिन तमाम तनाव भी बाहर हमारे लिए इंतजार करते रहते हैं जब हम जाते हैं नौकरी करने या कोई बिजनेस करने। तो जब हम घर लौटते हैं तो वो सारे अपने तनाव हम अपने जीवन साथी को बताते हैं, उसके सिर पर डालते हैं, अपने मुक्त हो जाते हैं। अब उस पुरुष से हमको मुक्ति चाहिए? नहीं। तो हमें मुक्त होना है उन मुट्ठी भर पुरुषों से जो हमारे विचारों की हत्या करके उसको अपने हित में लगाते हैं, अपने पक्ष में करते हैं। उन पुरुषों से जो अपने घर की स्त्रियों के साथ सामंती प्रवृत्ति रखते हैं, वो घूंघट काट के चौखट के पीछे से बात करेंगी, चाय पहुंचाएंगी और दूसरे के घर की स्त्री को कहते हैं मुक्त हो जाओ, स्वतंत्र हो जाओ। तो ये भटकाव वाली स्थिति है। इससे हम सारी स्त्रियों को और सारे पुरुषों को सावधान रहने की आवश्यकता है। मैम का कहना है कि मुझे हम लोगों को या स्त्री विमर्श का जो प्रश्न है तो पुरुष से मुक्ति का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कुप्रथाओं से मुक्ति का। चाहे वो स्त्री द्वारा किया जा रहा हो, किसी संस्था द्वारा किया जा रहा हो या पुरुष द्वारा किया जा रहा हो, जहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर हमें विवेक द्वारा निर्णय लेना है और अपना कदम अपने साहस के साथ बढ़ाना है। पूनम मैम से प्रश्न है मेरा। मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी मेरी चल रही है, तो नॉर्थ कैंपस की पगडंडियों पर भी चलना होता है, अक्सर जेएनयू भी हमें जाना होता है। तो वहाँ मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो देखते हुए लगता है कि स्त्रियों को ऐसा लग रहा है, पढ़ी लिखी स्त्रियों को, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कि पुरुष जैसा हो जाना मुक्ति है। और ये मतलब ऐसा नहीं कि इसे ढूंढने की जरूरत पड़ती है, ये मिल रही है हर जगह, ऐसे उदाहरण हर जगह मिल रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और जुड़ रहा है कि ये साहस का कार्य है। तो साहस का कार्य क्या होना चाहिए आपके जीवन के अनुभव के अनुसार, एक स्त्री विमर्शकार के अनुसार आपका क्या मार्गदर्शन? ओके, सर्वप्रथम मैं महामना की बगिया के सभागार में उपस्थित समस्त शिक्षाविदों और मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और शोधार्थी छात्रों को अपना पूरा स्नेह देती हूँ। और मैं कब से सुन रही हूँ, इस विषय पर अलग अलग विचार आए हैं, आपके प्रश्न भी आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। और आपने जो प्रश्न किया है सर कि ये जो मुक्ति है, क्या पुरुष की तरह बन जाना साहस है, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। और हमारे ख्याल से आज की लड़कियों को, महिलाओं को भी ये जानना चाहिए। भारतीय नारी, या हम अगर ये कह लें कि जो नारी है वो ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है, सुंदर कृति है। और हमने प्रारंभ से ही संस्कार में जो मिला है वो भारतीय संस्कृति मिली है, भारतीय सभ्यता मिली है। क्यों भारत को और पश्चिमी सभ्यता को अलग किया जाता है? अक्सर अगर आप देखिए तो हम कहते हैं ना कि पाश्चात्य सभ्यता का हमें अनुकरण नहीं करना है ना? ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मुक्ति नहीं है, पुरुष के समान बन जाना आज़ादी नहीं है, पुरुष के समान बन जाना वो साहस नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है कि पुरुष और स्त्री को ईश्वर ने मानसिक रूप से एक बनाया है। हम शारीरिक रूप से भले अलग हों, शारीरिक रूप से हमारे में भेद है, लेकिन मानसिक रूप से एक बनाया है। तो अगर आज की स्त्रियों को, आज की महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमें लड़कों की तरह कार्य करना है, पुरुष बन जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत सही है कि हम अपनी मानसिक योग्यता की बराबरी करें, हम शारीरिक योग्यता की बराबरी न करें। जैसे अगर हम आज की जितनी भी उच्च पदों पर आसीन महिलाएं हैं उनको हम देख लें, चाहे वो प्रतिभा पाटिल रही हो, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू रही हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, कल्पना चावला रही हो या सुनीता विलियम्स, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हैं। या अगर हम प्राचीन काल में जाएं तो क्या आपने गार्गी का नाम सुना है, मैत्रेयी का नाम सुना है, लोपामुद्रा का नाम सुना है? ये महिलाएं पुरुषों के समान साहस नहीं करती थी, ये शास्त्रार्थ करती थी, ये अपने शास्त्रों से, अपने ज्ञान से सबको पराजित करती थी।
वहाँ पर वो बराबरी करती थी। ऐसा नहीं है कि अक्सर कभी कभी हम लोग भी सुन लेते हैं, बहुत, मैं छात्रावास में रहती भी हूँ तो लड़कियाँ रहती हैं साथ में, तो लड़के अगर 12 बजे रात को घूम के आ रहे हैं तो हम क्यों नहीं कहीं जा सकते। आप बुरा मत मानिएगा, हम भी स्त्री हैं, हमको भी ये सब चीज़ें पता है, लेकिन ये सवाल आते हैं क्योंकि वहाँ हम बराबरी करते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से ये कहना चाहेंगे कि अगर बराबरी करना है तो आप योग्यता में बराबरी करो, ज्ञान में बराबरी करो, उनको पीछे करो ना। IAS बनकर दिखाओ, PCS बनकर दिखाओ, या दिखा भी रही हैं। कोई ऐसी नई बात मैं नहीं बता रही हूँ कि ऐसी महिलाएं नहीं हैं, तो उसको साहस नहीं कहेंगे बेटा। वो एक प्रकार से अगर हम सचमुच अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं तो कभी कभी वो दुस्साहस हो जाता है। तो हम स्त्रियां हैं, स्त्रियां कोमल होती हैं, उनको मर्यादा में वाकई रहना चाहिए। हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, पाश्चात्य सभ्यता को हम नहीं अपनाने वाले हैं। पाश्चात्य में हम विदेशों में जाएं, पढ़ाई करें, वहाँ पर और कार्य करें, लेकिन हम ये नहीं कहें कि हम तो 1 बजे रात को ही घूम कर आएंगे, तो उसको आप साहस नहीं कर सकते। मेरे विचार से वो साहस नहीं है। हम मर्यादाओं में रह करके पुरुषों से आगे जाएं या उनके बराबर रहें, तो वही एक प्रकार से साहस है और वही हमें करना भी चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति को हम न सीखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हमको सीख रहे हैं, वो हमारा अनुकरण कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे विदेशी घूमते रहते हैं, BHU में तो सबसे ज़्यादा आते हैं, बनारस में भी बहुत रहते हैं। वहाँ की महिलाएं साड़ी पहन रही हैं, साड़ी पहनना उनको बड़ा अच्छा लगता है, भारतीय संस्कृति में रह रही हैं, खूब चूड़ियाँ पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, लेकिन हम लोग उनके परिधान को अपना रहे हैं। तो अपनाना गलत नहीं है, हम दोनों करें, लेकिन एक प्रकार से अगर देखा जाए तो अपनी न छोड़ें। भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हमको विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो चाहे महिलाओं के लिए हो चाहे पुरुषों के लिए हो। तो मैम ने अपनी बात रखी है कि साहस की परिभाषा पुरुषों जैसा होना नहीं है। साहस की परिभाषा परिस्थितियों के अनुसार और अपने परिवेश के अनुसार उस चीज़ों को डिफाइन किया जाता है और चीज़ों को ऐड किया जाता है। अगर पुरुष सिगरेट पी रहा है और उसे नुकसान हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो वो बीमारी स्त्री को भी होगी, ये साहस के दायरे में नहीं आएंगे। ऐसी जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, जितनी भी बुरी आदतें हैं जो पुरुषों द्वारा की जाती हैं। मैम अक्सर वंदना मैम से एक सवाल लेना चाहूँगा और इस पर चारों से उत्तर चाहूँगा कि विमर्श की जो एक पूरी परंपरा उसमें प्रतिसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, इसे बड़ा एक नकारात्मक पहलू के तौर पर लिया जाता है। तो आज आप लोग यहाँ पर एक स्त्री की सफलता के प्रतिमान के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो क्या लगता है कि कहीं न कहीं ये जो प्रतिसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है ये सहायक रही है आप लोग के यहाँ तक की यात्रा में, जो बाधाओं से ब्रह्मांड तक की जो यात्रा है, अपने अपने परिवेश के अनुसार, अपने अपने जो है जीवन के अनुसार, इसमें आपका क्या अनुभव रहा है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है उत्तम जी। जैसा कि आपको पता है कि मेरी पढ़ाई लिखाई भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हुई है और मैं मधुबनी जैसे एक छोटे से शहर की बालिका रही हूँ और मैंने लगभग 9 वर्ष JNU में पढ़ाई की, 22 वर्ष वसंता कॉलेज राजघाट में छात्राओं के बीच पढ़ाया और पुनः ये मेरा दूसरा वर्ष जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में है। मैं जिस विश्वविद्यालय में हूँ उसकी कुलपति भी एक महिला है, शांति श्री धूलीपुरी पंडित मैडम, और ये पहली बार मौका है जब वो वहाँ की कुलपति बनी हैं। हम लोग आशा में हैं कि काशी विश्वविद्यालय को भी एक महिला कुलपति मिले और यदि महिलाएं बनती हैं तो उनके अंदर करुणा का समुद्र होता है। यदि आप देखें तो सबसे अधिक मानवाधिकार को बचाने की शक्ति किसी के पास है तो महिलाओं के पास है।
मैं अक्सर भाषा पढ़ाती हूँ, भाषा और बोली को की बातें करती हूँ। नई शिक्षा नीति के तहत कहा गया कि भाषाओं को बचाना है और मातृभाषा को आगे लाना है, लोक भाषाओं को अपने पाठ्यक्रम में जगह देना है। आप सोचिए कि यदि हमारी माएँ नहीं होती तो हमारी लोक भाषाएं कहाँ होती, और लोक भाषाएं नहीं होती तो हमारी भारत की विरासत कहाँ होती, जिस पर आज हम गर्व कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम 2047 का सपना देख रहे हैं, एक नए भारत का। मैं जब आपसे ये बातें कर रही हूँ तो आपको यह भी ध्यान दिखाना आवश्यक मुझे लग रहा है कि यह 300वां जयंती वर्ष है अहिल्याबाई होलकर जी का, और आप समझिए वो कहाँ से आती थी, एक डाउन ट्रोडन सोसाइटी से आती थी। वो विधवा हो गई थी और उसके बाद उन्होंने होलकर वंश की बागडोर को संभाला और उसके बाद पूरे के पूरे अपने समाज को, अपने देश के हितार्थ और देश के रक्षार्थ वो आगे बढ़ी हैं। आप देखिए कि जितने भी काशी के घाट हैं, मंदिर हैं, देवालय हैं, जो कूप हैं, जो सरोवर हैं, पूरे भारत के, आप चाहे भुवनेश्वर में चले जाएं, आप हर जगह जाकर के देखें। आप यदि रानी रासमती को याद करें कोलकाता में, तो आप देखें कि वहाँ के घाटों के निर्माण से लेकर, मंदिर के निर्माण से लेके, बंगाल से लेकर के भुवनेश्वर तक की जो आप यात्रा करेंगे और वहाँ पर जो सड़कों का निर्माण है उन्होंने ही बनवाया है। और इसीलिए यह जो पितृ सत्ता की बातें आप कर रहे हैं, हमारे पूरे भारतवर्ष में दोनों तरह की सत्ताएं आपस में चलती रही है। कोई सत्ता जब बुरी हो जाती है तो हम उसके परिप्रेक्ष्य का दर्शन करते हैं, और निश्चित रूप से यह भी एक सच्चाई है, क्योंकि हमें सुनीता विलियम बनने के लिए या कल्पना चावला बनने के लिए हमें अमेरिका क्यों जाना पड़ता है। यह भी हमको ध्यान रखना होगा कि इंडिया और भारत के फर्क को हमको समझना होगा। मैं जब यहाँ कोरोना के समय में ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी तब डिजिटल डिवाइड की बात आई थी, क्योंकि घर में एक मोबाइल है और मोबाइल है तो भैया पढ़ेगा या पापा ले जाएंगे, और बच्ची के पास मोबाइल नहीं रहता था। वो कहती थी कि मैडम इच्छा होती है, लेकिन बगल के भी घर में नहीं मिला मोबाइल, दूसरे वाले भैया पढ़ रहे थे और एक मोबाइल था। तो ऐसे जब हम डिजिटल इंडिया के बारे में सोच रहे हैं और जिस पर इतने कार्य हो रहे हैं, और यहाँ पर यह जो भाव है, निश्चित रूप से इस भाव में बहुत बदलाव आया है। आप समझ कि जहाँ पर कि इतना बड़ा भारतवर्ष, और जहाँ पर हम सर्व शिक्षा अभियान से लेके हर जगह विश्वविद्यालय में शौचालय की बात कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी बच्चियाँ चिल्ड्रंस ड्रॉप आउट सिर्फ इसलिए हो जाती हैं कि वहाँ पर पानी, शौचालय और सैनिटरी नैपकिन की उपस्थिति नहीं होती है। निश्चित रूप से जब ऐसी बातें कर रहे हैं हम, तो हम सभी उसी समाज की उपज हैं, और हमारे बनने में, बनाने में भाइयों ने मदद की, समाज ने मदद किया, पिता ने मदद किया, चाचा ने मदद किया। ऐसी बात नहीं है कि जब आप कार्यस्थल पर होते हैं तो इस तरह के विभेद का सामना नहीं करना पड़ता है। सामना करना पड़ता है इंटरव्यू से लेकर के आपको अपने पद पर आने पर, और जब आप उस पद पर आसीन होते हैं तब भी लोगों के नज़रों में, लोगों के मन में और उसके हृदय स्थल में तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन समय आ गया है जब धीरे धीरे सारी चीज़ें आराम से चलेंगी, और स्त्री सत्ता, क्योंकि मुझे याद आता है जब भगवान कृष्ण ने जब कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर देश की बात करते हैं कि जहाँ पर कि शारदा देवी उसकी निवासिनी है, तो वो उसको कहते हैं कि यह स्त्री देश है। और ऐसे समय में यह भारत मूलतः स्त्री देश है, जहाँ की धारित्री सीता है, द्रौपदी हैं, तमाम तरह की महिलाएं हैं, और निश्चित रूप से यह जो आधुनिकता का आवेग है, वहाँ पर इस तरह की शब्दावली जो पश्चिम से निर्मित होकर के आई है, उसके मीनिंग को हमको बदलना होगा। क्योंकि हमारे, जैसा कि नीरजा दी कह रही थी कि हमारा वही भाई हमारी रक्षा करता है, हमारे घर के हमारे मित्र हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन अब वही समय आ रहा है जब अपने पति को जहर दे के गला घोंट करके 2 सांपों से कटवाया भी जाता है। तो इस सत्य को
हमें नकारना नहीं है, लेकिन आप याद कीजिए कि जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन होता है तो क्या आप सोचते हैं कि यह स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी जो है बिना किसी महिला के, स्त्री शक्ति के वो हम स्वतंत्रता आंदोलन की प्राप्ति, स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकते थे? कदापि नहीं, क्योंकि उनका सहयोग, उनकी उपस्थिति, उनका साथ इस देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जिस पितृसत्तात्मकता की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ठीक उसी समय आपको मातृसत्ता की भी बातें करनी होंगी, क्योंकि यह दोनों चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जिस अर्थ में आज बातें हो रही हैं, जिसकी परिभाषा दी गई है, जो हमारे पाठ्यक्रम को की जो निर्मिति है, उसमें जो हम बदलाव कर रहे हैं, जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो वहाँ से महिलाएं गायब हैं। और आप दोनों जो इतनी शीर्षस्थ लेखिका भारत की यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबों के रचना कर्म में जो वह हाशिए का समाज है, जो ओझल नायिकाएं हैं इस इतिहास की, जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं, जब त्रिपिटक पढ़ते हैं, तो वो जो थेरी गाथाएं वाली जो महिलाएं हैं, उन सबों के इतिहास को हम सभी पढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सिर्फ मैरी वॉल्सनक्राफ्ट को नहीं पढ़ रहे हैं, हम जर्मन ग्रियर को नहीं पढ़ रहे हैं, हम जेस मिल मात्र को नहीं पढ़ रहे हैं, हम उन सभी महिलाओं की यात्रा को पढ़ रहे हैं, हम कपाल कुंडला को पढ़ रहे हैं, हम मेखला को पढ़ रहे हैं कि यदि मेखला नहीं होती तो कन्हपा और सरापा के गीतों को नोट करने वाला, लिखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे गुरु की गुरुता को उनकी शिष्याओं ने परिलक्षित किया है और आज वह विश्व पटल पर इसीलिए उपस्थित है। मेरा चंद्रकला मैम, आपकी क्या राय है इस विषय पे? हम यहाँ ये बात कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के बीच में हमारी ये बात हो रही है। और हमको ये याद रखना चाहिए कि ये जो सवाल है वो मेरा, वंदना का, मिर्जा माधव का या आपका नहीं है, ये स्त्री जाति का सवाल है। और ये जो स्त्री विमर्श के मूल्य आए, इससे भी बहुत पहले, चलिए छोड़ देते हैं स्त्री विमर्श को, क्योंकि इसके दृश्य में आते ही हमें ये पता चलता है कि ये पश्चिम से आया है। और सिमन दे beauvoir जो थी, उन्होंने स्त्री उपेक्षिता के नाम से उनका जो अनुवाद हुआ, तो वो एक व्यापक यूरोप और पश्चिम की स्त्री की व्यापक सामाजिक बेदखली का प्रश्न उठा रहे थे वो। और भारत में भी जो ज्ञान परंपराएं हैं जो पश्चिम से टकरा कर बन रही थी, उनको ये लगा कि ये विमर्श हमारे समाज और हमारी सामाजिकता का भी एक तरह से एक शल्य चिकित्सा करेंगे और हम अपने समाज को फिर से पहचान सकेंगे। हम इसे छोड़ते हैं। जब ये नहीं आया था, जब इसकी कोई बात ही नहीं थी, उस समय भी जब भारत को आज़ाद कराने का जो जज्बा उठा है गांधी से पहले, वो सुधार आंदोलन था। उसको नाम दिया गया सुधार आंदोलन। तो सुधार आंदोलन ने जब अपने भीतर झांका, तो आप देखिए कौन कौन है जो कह रहा है कि जब हम भारत माता कहेंगे तो हमें अपनी भारत माताओं को भी देखना पड़ेगा, जिन्हें जो 8 साल की उम्र में विधवा हो जाती हैं और जैसे सामान जलाया जाएगा वैसे उनको जलाने के लिए ले जाएगा। और यही नहीं, आंतरिक स्थितियां बड़ी खराब थी, जो बहुत सारी चीजें हम कह नहीं सकते। तो और सबसे बढ़कर उनको ये समझ में आया कि ये एक पूरी आबादी है जो बोल नहीं रही, जो हस्तक्षेप नहीं कर रही। वो दिए गए मूल्यों का मतलब जो आप दे रहे हैं, तो पुरुष विरोध नहीं है। अगर आप स्त्री विमर्श को आप पुरुष विरोध तक सीमित करते हैं तो ये हमारे दृष्टि की एकांगिता है। ये पितृसत्ता की उन मूल्यों का विरोध है जो वर्चस्व के सिद्धांतों के अंतर्गत एक व्यापक बेदखली, जो बोलती भी है और नहीं भी बोलती है। ऐसा नहीं कि पितृसत्ता सब किताब में लिख के आपको रोकेगी,
हम लोग कितने उदाहरण दे सकते हैं अपनी जिंदगियों से, हम दे रहे हैं, चलिए यहीं बैठ के दे रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में 3 लोगों का प्रमोशन हुआ। प्रियंका जी सुनिए, एक महिला का और 2 पुरुषों का। सिलेक्शन कमेटी ने प्रमोशन किया और उस प्रमोशन के बाद जो चर्चाएं उभरी उनमें 2 पुरुष खराब नहीं थे, वो स्त्री खराब थी जिसका प्रमोशन हुआ। एक सज्जन थे जो प्रोफेसर थे, माननीय थे, उन्होंने कहा कि उन्हें उस कक्ष से निकलते हुए देखा और बहुत सारी अंतर्निहित बातें फैलाई गई, मजाक का सामान बनाया गया उस स्त्री को। तो मैंने पूछा था कि उन 2 पुरुषों ने क्या किया था। स्त्री का तो आप कह रहे हैं कि वो उन कक्ष से निकलती पाई गई, पुरुषों ने क्या किया था? तो आप ये बताइए, ये बहुत सारी जो इन्वर्टेड कॉमास की चीजें हैं, ये चलती कैसे हैं? इससे कौन नियंत्रित करता है? एक पूरा जगत व्यवहार उपेक्षा का, बेदखली का, अनुपस्थिति का। वंदना कह रही थी ना कि लिख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं। हमारे पास चर्चाओं के माध्यम नहीं है, हम रहे फेसबुक पर और हम बहुत लिख लें, लेकिन हम अगर चर्चा कराने लगेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा वाली बातों से औरतें आमतौर पर डरती है ना कि भाई कौन, भाड़ में जाओ, नहीं लिखेंगे, चूल्हा चौका करेंगे, अपना बाल बच्चा पालेंगे, कौन लिखने जाए। क्योंकि कलम थामते ही, आप बताइए, आप देखिए उनको चंद्र किरण सोनरिक्शा की पिंजरे की मैना टाइप, वो पढ़िए आत्मकथा, क्या झेला है उस औरत ने। तो स्त्री के बोलने की स्थितियों के प्रति एक सामाजिकता का निर्माण स्त्री विमर्श के मूल्यों ने किया और विमर्श आए ही हैं। वो जो एक टोटलिटी वाला नैरेटिव था ना, महाआख्यान, उनमें जो गुम होते हुए जीवन थे, दलित थे, स्त्रियां थी, जो हाशिए का समाज, आदिवासी थे, आपके ग्रैंड नैरेटिव में ये विलुप्त हो रहे थे। आप जैसे आप कहते हैं ना, मनुष्य की मुक्ति, मार्क्सवाद ने कहा मनुष्य की मुक्ति, स्वाधीनता आंदोलन चला मनुष्य की मुक्ति, उस मुक्ति में स्त्रियों की मुक्ति नहीं थी। अगर आपको देखना है स्त्रियों का पक्ष तो चांद का महिला विशेषांक देख लीजिए कि जिन स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य के लिए प्रातः सैर का अधिकार नहीं है, वो अंग्रेजों से मुक्त होकर करेगी क्या, बताइए। इसी तरह सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम लिया नीरजा जी ने। सुभद्रा कुमारी चौहान एक एक्टिविस्ट थी, कविताएं लिखती थी, कहानियां क्या गजब लिखती उन्होंने, ऐसी कहानियां लिखी और स्त्री विषय कहानी, और उसमें उन्होंने एक रिश्ते को लिखा है कि स्त्री के जीवन में पुरुष ये हो सकता, ये हो सकता, ये हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल सुभद्रा कुमारी चौहान। और उन्होंने छोड़ा है, जिसको भरना है वो खाली जगह भर ले, वो उस पुरुष के साथ रहती है जो न पति है, न भाई है, न पिता है, और वहां जाकर वो रहती है पगली, जिसको माना जाता है भीख मांग रही थी, जो एक बेमेल विवाह का उदाहरण है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि जब पुरुष आंदोलनों में जेल जाते हैं और जब वो निकलते हैं तो बहुत जमात बैठी रहती मालाएं लेकर उनको माला पहनाने के लिए। स्त्रियों को ऐसे लेने कोई नहीं आता क्योंकि वो जेल चले गए। तो ये जो द्वैत है ना, इसको तो देखना पड़ेगा। आप भले कहिए आप उसमें, क्योंकि हमने हमारी चीज़ों में, कोई भी देश हो उसकी अपनी पद्धति है, अपनी जीवन शैली है। हम अपने भूगोल के हिसाब से, अपने जीवन व्यवहार के और अपनी विरासत के हिसाब से हमारी निर्मितियाँ हैं। हम सिमन द बोआ नहीं हो सकते, हम मेरी वोllstonecraft की तरह नहीं पूछेंगे। याज्ञवल्क्य से मेरी वोllstonecraft जिस तरह रूसो से पूछती है, याज्ञवल्क्य सवाल किया है कि नहीं किया है? किया है।
रोमसा नाम की जो स्त्री है, जिसके पूरे शरीर में रोए हैं, वो है, और वो सवाल करती है कि नहीं करती? तो प्रश्न तो पूछा गया, हमें क्या करना है? ये जो एक जिंदा परंपरा है हमारे समाज की, हमें, और हम आपसे कहना चाहते हैं कि स्त्री की मुक्ति का प्रश्न उसकी चेतना का प्रश्न है, और उस चेतना को विश्वविद्यालय में आप सब अच्छी तरह जानते हैं, आपको सच में कोई एक कदम नहीं पीछे कर सकता अगर आपने अपनी चेतना के साथ रहने का अभ्यास किया है। और ये बहुत आसान नहीं है, ये कालीन पे चलना नहीं है, ये अभ्यास है। जैसे मैंने पूछा कि उन दोनों पुरुषों ने, अध्यापकों ने क्या किया, क्यों हुआ प्रमोशन, आप पूछिए। इसी प्रश्न में मतलब मैं ऐड करना चाह रहा हूँ नीरजा मैम के लिए कि ये तो बहुत ही सामयिक और बहुत ही गहरा प्रश्न है, शायद आप बता रहे हैं प्रमोशन तक भी चलती है, तो और इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं। तो ऐसी जो एक कुंठित चरित्र है, इससे हमारी बहनों को, हमारे मित्रों को इसका सामना कैसे करना चाहिए, ये मैम आप बताएं। उत्तम, हमें लगता है कि आ रहा हो, लेकिन उसमें स्त्री भी है और उसमें पुरुषों के लिए भी कुछ आवश्यक तत्व हैं, और अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने मित्रों से जाकर जरूर बताइएगा। आपने जो प्रश्न किया, ये एक तो पक्ष हम बताते हैं, रात के सन्नाटे में 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, 1 बजे रात में आप अपने घर की लड़की या स्त्री के साथ कार से किसी निचाट सड़क पर जा रहे हों, हाईवे पर, आप डरे हुए हैं, पुरुष होकर भी आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपके साथ आपके घर की महिला है, लड़की है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है, रात है, नीरवता है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। कोई दूसरी कार आपको ओवरटेक करती है बड़े स्पीड के साथ, आप चौंक जाते हैं। उस आगे वाली कार में कहीं कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं बैठा है, क्योंकि मेरे साथ मेरे घर की औरत बैठी है। आप डर जाते हैं, और फिर जब वो कार आपको ओवरटेक करके थोड़ा आगे जाती है और आप देखते हैं कि उस कार में भी कोई स्त्री बैठी है, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, महिला है, परिवार है। यानी एक स्त्री दूसरी स्त्री की सुरक्षा का संकल्प बन जाती है, गारंटी बन जाती है। पुरुषों को सोचना है कि क्या हम ऐसी ही गारंटी स्त्री के लिए बन पा रहे हैं। यहाँ पर हम दोनों को भी विचार करना है, पुरुषों को भी। दूसरी बात जो प्रकारांतर से मैं कहना चाह रही हूँ, वो स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए। आपने कहा ना कि स्त्रियों के लिए चरित्र हनन, किसी का भी, स्त्रियों का चरित्र बड़ा शीशे की तरह होता है, पारदर्शी होता है। स्त्रियों का चरित्र हनन बहुत आसान होता है, कोई भी कुछ भी कह देता है, क्योंकि हम सदियों से मर्यादा में रहने के आदी हैं। हम अपने चरित्र का हनन नहीं सुन सकते, और इस शोषित मतलब पुरुषों के भीतर कहीं न कहीं से हमारी मर्यादा को लेकर एक कहीं न कहीं हमेशा से जिज्ञासा भाव या जो कुछ भी भाव रहा हो, विकृत मनोवृत्ति, जिसके कारण आपने देखा होगा कि वाचिक हिंसा स्त्रियों के प्रति लगातार होती रहती है। वो तो चरित्र हनन की बात हुई, लेकिन स्त्रियों के प्रति वाचिक हिंसा हम बातचीत में, बोलचाल की भाषा में भी करते रहते हैं। 2 मित्र आपस में मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे की माँ बहन हो रही होती हैं, ये अपशब्द जो हैं मजाक में भी। और अब तो छात्राएं भी पीछे नहीं रह रही हैं, उनको पुरुषों की तरह बनना है तो पुरुषों की तरह वो गालियां भी देती हैं। वो साहस, वो अपने आप को साहसी दिखाती, बिना ये सोचे कि जो गाली वो दे रही है, जो अपशब्द वो कह रही है अपने दोस्त से, वह अपशब्द उसकी अपनी माँ के लिए है, अपनी बहन के लिए। आश्चर्यजनक रूप से इन अपशब्दों में प्रेमिका या पत्नी नहीं होती, क्योंकि हमारे समाज को पता है कि प्रेमिका और पत्नी के लिए कोई इस तरह का जो कोमल संबंध होता है, वाचिक संबंध, वो तो लोग बर्दाश्त कर ले जाएंगे, मजाक में हो जाएगा।
खून खौलता है तब जब आप माँ के लिए या बहन के लिए कोई अपशब्द बोलते हैं या बेटी के लिए बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, किसी की स्कूटर जाकर कभी खंभे से चाहे कभी सुअर से लड़ गई तो सुअर की माँ बहन के साथ भी उनका अंतरंग संबंध हो जाएगा। ये हमारे यहाँ की मानसिकता है पुरुषों की। पुरुषों को इससे बहुत सचेत होने की आवश्यकता है कि कहीं न कहीं से ये जो वाचिक हिंसा है स्त्रियों के प्रति शुरू यहीं से होती है, अपशब्दों से होती है। और इतना ही नहीं, फिल्मों में भी हम तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं और एक दौर ऐसा आया जब हमने साहित्य में भी अपशब्द परोसना शुरू कर दिया। तो हमने पूरे समाज को इस तरह की एक बुनावट दे डाली और स्त्री को स्त्री विमर्श के नाम पर ऐसा भटकाया कि तुम्हें पुरुष की तरह हो जाना है, और स्त्री ने बिना सोचे समझे छलांग उधर लगा दी। उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देकर अपनी बात समाप्त करूंगी। बहुत सारी बातें हो सकती हैं स्त्री विमर्श पर। स्त्रियों को सावधान रहने की आवश्यकता है, उनके साथ क्या क्या छल छद्म हो सकता है। हमारे यहाँ सौंदर्य के अपने भारतीय मानक हुआ करते हैं। स्त्रियों की चाल की उपमा गजगामिनी से की गई है। गज यानी हाथी, हाथी की चाल बड़ी गंभीर होती है, गरिमामय होती है, और स्त्रियों की चाल भी गरिमापूर्ण होती है। हमारे देश में सौंदर्य का मानक है गजगामिनी। ये जो कंपटीशन होता है, फैशन प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं, वो बाजार की देन है, पूंजीपतियों की देन है। और फैशन के जो परेड आयोजित किए जाते हैं तो हमारी जो स्त्री है रैंप पर कैट वॉक करती है। कैट बिल्ली। कैसे इस बाजार ने, पूंजीवाद ने आपको धीरे से एक धूर्त प्राणी में बदल दिया। शुभ से आप गजगामिनी थी, आप कैट वॉक करने लगी। तो आपको जगह जगह सावधान रहने की आवश्यकता है कि कहाँ पर आपको मिसयूज किया जा रहा है। आपने जो कहा कि कैसे इसमें परिवर्तन आए, हम स्त्रियों को ये सोचना है कि पुरुषों के सेविंग किट में हमारे सौंदर्य का इस्तेमाल क्यों करेंगे विज्ञापन कंपनियां। अरे अपना पुरुष करे ना, उसको सेविंग करना है तो उसके अंडरगारमेंट का प्रचार स्त्रियां क्यों करेंगी। वहां से नकार शुरू होनी चाहिए। कोई नेताजी आ रहे हैं मंच पर भाषण देने के लिए तो कैंडल लेकर वो लड़की क्यों जाएगी। एक लड़का आए मुस्कुराते हुए, नकार वहां से शुरू करनी है। अपने अस्तित्व की पहचान, अपनी चेतना की जो बात आपने की, वो चेतना की पहचान वहां से शुरू करने की बात है। अगर अनुमति हो तो एक छोटा सा और जोड़ दें। अभी आपने सती प्रथा की बात की कि स्त्रियों के साथ होता था, और वंदना ने अहिल्याबाई होलकर जी की बात की। दोनों को मिलाकर मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि हमारे समाज के बारे में जैसे स्त्री विमर्श के नाम पर भटकाया गया, ऐसी तमाम भ्रामक बातें हमारे समाज के बारे में, हमारे समाज की कुरीतियों के बारे में की गई। कुरीतियाँ दरअसल उतनी थी नहीं जितनी उसको प्रचारित प्रसारित की गई। एक बार एक इंटरनेशनल सेमिनार में भोपाल से मुझे बुलाया गया, बांग्लादेश से भी आए हुए थे एक विद्वान। इंग्लिश में उनका भाषण था। बहुत सारे लोग तो ये अपना सुना लेते हैं तो सो जाते हैं, चाहे तो फिर दूसरी ओर खो जाते हैं तो उनको कोई सुन नहीं रहा था। मैं ध्यान से सुन रही थी क्योंकि बांग्लादेश से थे, जल रहा है बांग्लादेश। तो बहुत वर्ष पहले की बात है। उन्होंने अपने उसमें इंग्लिश वाले संभाषण में ये कहा कि हमारे देश में सनातन धर्म में एक बहुत विकृत प्रथा थी, कुत्सित प्रथा थी, सती प्रथा। मैंने जब बोलना शुरू किया तो संयोग था कि विवाह का जो सप्तपदी होता है, कुछ दिनों पहले ऐसे ही उत्सुकता वश मैंने पढ़ लिया था। तो मैंने कहा कि ये हमारे प्राचीन सनातन धर्म की विकृति नहीं है, ये मध्यकाल में आई हुई विकृति है। जब बाल विवाह और अशिक्षा के घेरे में हमारी स्त्रियां आ गई, उस समय की ये स्थिति हो सकती है, और वह भी यदा कदा। क्योंकि अहिल्याबाई होलकर सप्तपदी में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो वर है वो वधू से तमाम वादे करती है, संकल्प लेती है, जो वर है वो वधू को देता है। हर जगह है कि हमारा दाम्पत्य जीवन अटल हो, इस शिला की तरह से हो, हम अच्छी संतति को जन्म दें, हम अतिथियों का स्वागत करें। लेकिन कहीं भी उसमें सप्तपदी में ये नहीं लिखा था कि पति जी जब आपका देहावसान हो जाएगा तो मैं भी आपके साथ चिता में जल मरूंगी। ऐसा कहीं नहीं था उसमें।
तो मैंने उसको कोट किया सप्तपदी का कि ऐसा कहीं कुछ है नहीं हमारे उसमें सनातन धर्म में। अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन जो है वो हमारे लिए 300वीं वर्ष जयंती हम उनकी मना रहे हैं, यानी 300 वर्ष पहले अंग्रेजों का शासनकाल था या उससे और थोड़ा सा पहले मंदिरों को विध्वंस कराया आक्रांताओं ने, और उन मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाती है अहिल्याबाई होलकर जैसी एक विधवा स्त्री। वो अपने पति के साथ सती नहीं होती है, वो राजपाट संभालती है और बहुत ही प्रजावत्सला एक रानी बनती है। तो वह प्रमाण देता है कि हमारे उस समाज में सती प्रथा बिल्कुल ऐसे थी ही नहीं कि आप जबरदस्ती जला दिए जाए। ऐसा होता तो अहिल्याबाई होलकर जो एक रानी थी और पहले वो डाउन ट्रोडन परिवार की थी, वंदना ने भी बताया, सच बात भी वही है, लेकिन उनका विवाह राजघराने में होता है, पति मर जाते हैं, संतान भी मर जाती है, वो विधवा होते हुए भी राजपाट संभालती है। और वही स्त्री आकर आज हम विश्वनाथ जी का जहाँ दर्शन कर रहे हैं, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाती है। और आप सबको मालूम है ब्राह्मणों को चाहे जितना भी कोई कोसे, लेकिन ब्राह्मणों के ऋण से कोई उऋण नहीं हो पाएगा। ब्राह्मणों ने जिस तरह से हमारे प्राचीनतम साहित्य को सहेज कर आज तक हमारे सामने रखा है वेदों के रूप में, वह किसी और ने नहीं किया है। और उन्हीं ब्राह्मणों ने, ऐसा कहा जाता है कि काशी के ब्राह्मण अगर किसी बात पर मुहर लगा देते हैं तभी वह सत्य होता है। यदि ऐसा होता कि जो जाति पाति है, छोटी जाति है, विधवा स्त्री है, उसके हाथ से कोई अनुष्ठान पूजा पाठ नहीं हो सकता, तो अहिल्याबाई होलकर के हाथों से काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना या पुनरुद्धार न हो। तो ये भ्रामक चीजें हमारे समाज में जो फैलाई गई है उनको हमें दूर करने की आवश्यकता है। इसमें स्त्रियां भी सहयोग करेंगी। और ये जो वाचिक हिंसा वाली बात हमने की है, बहुत व्यवहार जगत की बात, लेकिन यहाँ से शुरू करें आप लोग कि कभी इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग न करें। कई बार होता है कि माता नहीं है, बहन नहीं है, वो धरती पर नहीं है, और उसके लिए भी अपशब्द मजाक में ही सही, क्रोध में ही सही करते रहते हैं लोग। तो यहाँ से हम लोग अगर शुरू करें, अपने को चेक करें, तो शायद स्त्री विमर्श कुछ आगे और बढ़ेगा। मैम, अभी देश जो है अहिल्याबाई होलकर का 300वां वर्षगांठ भी मना रहा है, जन्म दिवस मना रहा है। और जिस तरह से उदाहरण सामने आ रहे हैं, तीनों विदेशियों को हम लोग सुन रहे हैं, चारों विदेशियों को, तो लगता है कि ऐसे उदाहरण, ऐसे रोल मॉडल आने में थोड़ा विलम्ब हो गया है कि अहिल्याबाई होलकर को भी उस तरह से कोट किया जाए। तो हाँ मैम, ये किताब आई है अहिल्याबाई होलकर पे, कल जो है फेसबुक पे मैंने देखा था। तो ऐसे रोल मॉडल को भी हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, उनके जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। पूनम मैम से प्रश्न है कि जो समानता का हम लोग एक समानता की बात करते हैं, स्त्री समानता की, और दूसरी तरफ जो भारतीय कानून व्यवस्था है, तो क्या लगता है ये बाधक ज़्यादा है या सहायक ज़्यादा है? आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम अभी आप लोगों ने जो चर्चा किया उस पर कुछ कहना चाहेंगे, फिर इस प्रश्न का उत्तर देना। जैसे इसके पहले हुआ था पितृसत्तात्मक, क्यों बार बार कहा जाता है कि पितृसत्तात्मक सत्ता, तो ऐसा नहीं है। हम लोग संरक्षित हैं अपने पिता से, बेटे से, भाई से, पति से, सभी से संरक्षित है। सब हमको सुरक्षा देते हैं। और अगर हम कहें तो शायद पितृसत्तात्मक के कारण ही आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से पूरी छूट है कि हम कहीं भी जाकर कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये खराब तब हो जाता है जब हम रोकने लगते हैं, टोकने लगते हैं, महिलाओं को, लड़कियों को घर में ही रोकते हैं, वहाँ पर पितृसत्तात्मक की बात आ जाती है। क्योंकि मुझे अच्छा लगा बड़ा, मैम चंद्रकला मैम और मैम बोल रही थी, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा सा अपना एक व्यू देना चाहिए। और एक बात थी चरित्र की बात, जहाँ पर लांछन की बात महिलाओं पर ही क्यों आते हैं। हमारा तो ये मानना है, हमारे इतने जीवन का जो अनुभव है, मैं 35 वर्षों से कार्य कर रही हूँ पुरुषों के समाज में, इसलिए मेरा अपना खुद का अनुभव है कि जब लोग महिलाओं से जीत नहीं पाते हैं तो लांछन लगाते हैं। मेरा जो अपना सोचना है, जब वो किसी प्रकार उनको हरा नहीं पाते
तो ये आखिरी अस्त्र उनको मिलता है। इसलिए जो महिलाएं हैं, लड़कियां, उन्हें बहुत, अगर हम सही हैं तो हमें कहीं ध्यान नहीं देना चाहिए कि कौन हमें क्या कह रहा है, अगर हम सचमुच सही हैं तो। जी मैम, थोड़ा समय हो रहा है, तो एक आखिरी प्रश्न जिसमें आप लोग एक मिनट में अगर उसमें आंसर दे दें। जेएनयू की छात्रा हैं शशि शर्मा जी, उनका प्रश्न है कि एक जागरूक स्त्री की चेतना से जुड़ने के लिए क्या आज का नवल पुरुष तैयार है? नवल पुरुष तैयार है? अच्छा, शिक्षित और रोजगार परक जो स्त्रियां हैं उसके दिनचर्या, उसके स्वभाव से जुड़, क्योंकि समय हो गया है और बार बार इशारा किया जा रहा है। मैं यहाँ भी कहूँगी, जब पहला सत्र चल रहा था तो मैं भी सोच रही थी कि वहाँ चिट जाए, लेकिन क्यों नहीं चिट गया। फर्क साफ है, क्योंकि यहाँ आपकी ममतामयी माँ, टीचर और दीदी आपकी, तो फर्क यहीं से शुरू होता है। और अपनी बात का और आगे की बातें नहीं करना, क्योंकि इतने गंभीर प्रश्न पर और जो इतनी सारी शब्दावलियों के साथ जब हमें गुंफित किया जा रहा था, जब मेन मुद्दे पर फोकस ना करके हमें शब्द के आडंबर में बांधा जा रहा था, तब आप में से किसी की आवाज नहीं आई। और बस एक ही मैं बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर धर्म, राजनीति और तमाम चीजों की बातें हम करने जा रहे थे, क्योंकि 33% आरक्षण की भी जो महिला वंदन अभिनंदन जो चीजें आ रही हैं, तो स्थितियां बदलेंगी। लेकिन एक बात कि अल्लाह मेहरबान, नाजिल होगा कभी तेरा कुरान, किसी औरत की जुबान मैं किसी मुंडेर पर कड़ी कब दे सकूंगी, अल्लाह तेरे नाम किए जाने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रचयिता के इस उत्तम, एक सेकंड, तुमने एक सवाल सबसे पूछा है, तो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कहना चाहती हूँ कि वो सवाल ये है कि क्या आधुनिक चेतना संपन्न स्त्री के लिए आज का पुरुष तैयार है? तो देखो, ये लड़ाई स्त्री वर्सेस पुरुष की है भी नहीं। मैं बार बार कहती हूँ कि जो लोग स्त्री विरोधी प्रवृत्तियों के हामी हैं, स्त्री की अनुपस्थिति के लिए लगे हुए हैं, वो मान लो पुरुष हैं, वो स्त्रियां भी हैं। आपने कहा एक सवाल में कि स्त्रियां भी करती हैं, तो एक अनुकूलन है, वो पितृसत्तात्मक अनुकूलन ही है कि वर्चस्व की भाषा बोलो। तो पुरुष और स्त्री वर्सेस लड़ाई नहीं चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए क्यों नहीं तैयार हो? हमें पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों के लिए तैयार हो चुके हैं, बस दोनों में उतनी शक्ति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आफ्टर ऑल एक सामंजस्य स्त्री और पुरुष दोनों में ही बनाकर चलना होगा, तभी समाज, तभी परिवार, तभी राष्ट्र चल पाएगा। और हमारा जो समाज है, हमारे यहाँ स्त्री का उद्भव ही बहुत विराट उद्देश्य के साथ माना गया है। एक हो हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, एक से दो होता है परम तत्व। और वाम भाग से स्त्री और दाहिने भाग से पुरुष की उत्पत्ति होती है। वो किसी निषिद्ध फल को चख लिए जाने के फलस्वरूप धरती पर ढकेले गए जीव नहीं है, बल्कि एक विराट उद्देश्य लेकर इस धरती पर आते हैं। इसलिए कहीं ये टकराहट की बात ही नहीं है, केवल एक शब्द, दोनों के बीच खूब अच्छा सा प्यार हो। आप नवल हो, आप शिक्षित हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों की दादी नानी शिक्षित बहुत नहीं थी, लेकिन परिवार चला ले गई। और नाना जी के साथ, दादाजी के साथ कभी राज नहीं हुआ, और ना दादाजी ने कभी उनके निर्णय में हस्तक्षेप किया। तो इसलिए बस दोनों के बीच में जब प्यार होगा, तो ये शिक्षा और ये तमाम तरह के स्त्री विमर्श, पुरुष विमर्श एक किनारे हो जाएंगे। धन्यवाद। एक गलती में मैं भी एक बात कहूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड लगेगा, कि इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपका प्रश्न था कि पुरुष बड़ा उदारवादी होता है, बस स्त्री को एक सही दिशा में चलना चाहिए, और अगर स्त्री सही दिशा में है तो कोई भी पुरुष मना नहीं करेगा आपको ऊंचाइयां छूने से, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है। और मैंने पहले भी कह दिया कि हम लोग यहाँ उपस्थित इसीलिए हैं कि हमारे घर के पुरुष ने हमारा साथ दिया है। धन्यवाद। सभी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। रचयिता के कांसी मंच से सभी छात्रों का, छात्राओं का मार्गदर्शन करने के लिए। हम लोग फिर इसी तरह अगले वर्ष मिलेंगे।